तो आपका है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, ये पार्ट 2 है, तीसरा चैप्टर एनसीईआरटी रिविजन्स कर रहे हैं। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में हम 3.21 से 3.24 में पढ़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके। इसके लिए हम धातुओं के नमूने एकत्र कीजिए, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक और सोडियम। पिछली बार भी इन्हीं सब की चर्चा किए थे। धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है, तो इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं कि वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है। ये आपसे पूछा जाता है, मैग्नीशियम का दहन धातुओं मतलब वायु में किस प्रकार से होता है, तो चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ होता है। और उसका जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है उसका रंग श्वेत कलर का होता है, वो श्वेत कलर का चूर्ण बनाता है। इसी ऑक्साइड के कारण, हाँ, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। और इसका ही नतीजा ये होता है कि हमें मैग्नीशियम के ऊपर जमी परत को रेगमल से साफ करना पड़ता है ताकि वो शुद्ध मैग्नीशियम हो और फिर से वो अभिक्रिया कर सके, और फिर से उसके ऊपर सफ़ेद चूर्ण लग जाता है और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। क्या सभी धातुएं इसी प्रकार अभिक्रिया करते हैं? आइए हम देखते हैं। सावधानियां आपको है इस क्रियाकलाप के लिए कि शिक्षक का सहयोग आवश्यक है, आँखों की सुरक्षा करें और छात्र चश्मा लगा लें तो बेहतर होगा। एकत्र की गई धातुओं को चिमटे से पकड़ें, ज्वाला पर उसका दहन कीजिए और अन्य धातुओं के साथ सभी को दोहराइए। इसमें उत्पन्न पदार्थ को एकत्र कीजिए, मतलब जो जलने के बाद राख बचा है उसको इकट्ठा कर लीजिए और उत्पाद तथा धातु की सतह को ठंडा होने दीजिए। किस धातु का दहन आसानी से होता है? जब धातु का दहन हो रहा हो तो ज्वाला का रंग क्या था, दहन के पश्चात धातु की सतह कैसी प्रतीत हो रही थी, और धातुओं को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या इसके उत्पादन में जल में घुलनशील है, मतलब जो बना, जैसे मैग्नीशियम का सफ़ेद चूर्ण बना, उसको जल में घोल के देखिए क्या वो जल में घुलता है, जैसे लोहे का जंग जो क्या जल में घुलता है। तो आपको ये ऑक्साइड उसके जल में घुलनशील है कि नहीं, ये चीज़ देखना है। तो देखिए, मान लेते हैं कि हम वो एक्सपेरिमेंट किसके साथ किए, सबसे पहले किसी धातु के साथ। तो हमारा आकलन ये होना चाहिए कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। ये हमारा थियोरी पोर्शन है। अब हमने करके देखा, क्या देखा कि कॉपर धातु को ऑक्सीजन के साथ गर्म किया, मतलब ऑक्सीजन तो वातावरण में है, बस उसको जलाने गए, जहाँ ऑक्सीजन रहेगा तभी दहन होती है। तो जब कॉपर, तो हमें जो प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ क्या, कॉपर ऑक्साइड। क्या प्राप्त हुआ? CuO। तो ये इसका मतलब है कि कॉपर क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया। कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। मतलब कॉपर जो तांबा था वो कैसा हो गया, तो आग में डालने पर काला हो गया। इसका मतलब उसका जो कॉपर ऑक्साइड है उसका रंग कैसा होता है, काला होता है। आगे इस प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है। मतलब अब हमने क्या किया, अब हम गर्म किसको कर रहे हैं, अब हमने एल्युमिनियम को गर्म किया तो हमें क्या मिला, एल्युमिनियम ऑक्साइड मिला। तो उसके रंगों को देख सकते हैं। अब हमने पढ़ा था कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है। हम जानते हैं कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। ये नहीं भी जानते हो तो जान लो, धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होती है, ठीक है, और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होती है। लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति के होते हैं। ये दोनों याद रखें, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये अम्ल जैसा भी व्यवहार करता है और क्षार जैसा भी व्यवहार करता है, इसलिए इसको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। किसको? एल्युमिनियम ऑक्साइड को और जिंक ऑक्साइड को क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। जो अम्ल और क्षार दोनों का गुण रखता है उसको हम कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो आपको बस आसान से, जिसमें एल्युमिनियम है इसका मतलब है वो उभयधर्मी ऑक्साइड है, उसके पास दोनों गुण हैं, अम्ल का भी और क्षार का भी, तथा दोनों प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करता है। और ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करता है, वही चीज़ आ गया आगे, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अम्ल तथा क्षारक
जैसे हम यहाँ एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 का अगर जो जलाने के बाद एल्युमिनियम का जो राख कह सकते हैं, एल्युमिनियम को जलाने के बाद जो उसका राख बचा उसको हम अम्ल में डाल के देखें, और अम्ल कौन सा अम्ल में, HCl में डाल के देखें, तो वो क्या किया, उसका रंग परिवर्तन हो गया, या वो क्या कह सकते हैं कि वो बना लिया एल्युमिनियम क्लोरेट AlCl3 और H2O, मतलब जल दिया। किसके साथ मिलाने पे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाने पर। उसके बाद है Al2O3 को क्षार NaOH क्षार है, हमने पहले भी बताया था, जिसमें हाइड्रोजन केवल रहेगा वो रहेगा अम्ल, और जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों रहेगा वो रहेगा क्षार, ठीक है, OH। तो NaAl2 सोडियम एल्यूमिनेट, तो क्या बनाया, एल्युमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम एल्यूमिनेट, और क्या बनाया, H2O। ये जो AlCl3 है या NaAlO2 है, ये दोनों के दोनों लवण है, याद रखें, ये दोनों क्या है, लवण है। और ये Al2O3 जो है वो क्या है, धातु ऑक्साइड है, और Cl हमारा अम्ल और NaOH क्षार। तो जो उभयधर्मी ऑक्साइड है वो चाहे अम्ल से अभिक्रिया करे चाहे क्षार से अभिक्रिया करे, क्या देगा, लवण और जल देगा। तो आप ये याद रखें और इन समीकरणों को लिख कर बार बार प्रैक्टिस करें, और इसको अपने शब्दों में बोलें कि ये इसके पीछे का कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है। जैसे जैसे ही आप अपने कॉपी में ये लिखे रहिएगा क्या कि धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, तो वो क्या देता है, लवण और जल देता है। धात्विक ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, तो अब क्या है कि क्या प्रत्येक धात्विक ऑक्साइड ऐसा करता है, नहीं, जो उभयधर्मी होता है वहीं अम्ल और क्षार दोनों से करेगा। तो क्या बाकी सारे अम्ल से करेंगे कि क्षार से, तो हमने क्या बोला कि धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं ऐसे क्या होते हैं, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, मतलब क्षार चीज अम्ल से अभिक्रिया करेगा। तो प्रत्येक धात्विक ऑक्साइड NaOH से अभिक्रिया नहीं करेगा, कुछ धात्विक ऑक्साइड हैं जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये करता है, बाकी सब इससे अभिक्रिया नहीं करता है। आगे देखते हैं, अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं। धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, जल में अघुलनशील हैं, लेकिन इनमें कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। और सोडियम ऑक्साइड तथा पोटेशियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। मतलब देखिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, इसकी खासियत क्या है कि ये अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करेगा। बाकी सब के लिए क्या है कि बाकी जो धात्विक ऑक्साइड है वो जल से अभिक्रिया नहीं करेगा, परंतु दो ऑक्साइड ऐसा है जो जल से अभिक्रिया करेगा, कौन, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। और वो कैसा करता है, तो सोडियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्षार बना देता है NaOH, और K2 जल से अभिक्रिया करके क्या बना देता है, KOH, दोनों के दोनों क्षार बना देता है। तो आप समझ गए होंगे कि धात्विक ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बना देता है, क्षार बना देता है, परंतु सारे नहीं, केवल कौन, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। आगे हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती है। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न क्रियाशीलता प्रदर्शित करती है। पोटेशियम तथा सोडियम जैसे कुछ धातुएं इतने तेजी से अभिक्रिया करती है कि खुले में रखने पर यह आग पकड़ लेती है। कौन, पोटेशियम और सोडियम तेजी से अभिक्रिया करती है। इन्हें सुरक्षित रखने के लिए आकस्मिक आग को, मतलब अचानक जो आग लग जाता है, इसको रोकने के लिए किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। अब आपको यहाँ पे गजब लगेगा कि किरोसिन तो और लहकेगा, जब ये पानी में लग रहा है तो किरोसिन, परंतु किरोसिन कार्बनिक यौगिक होता है, और जो ये ऑक्साइड है ये कार्बनिक यौगिकों से अभिक्रिया नहीं करता है। इसलिए जल से तो यह अभिक्रिया कर लेगा, क्योंकि जल आयनिक यौगिक है, इससे अभिक्रिया कर लेता है, परंतु किरोसिन कार्बनिक यौगिक है, और कार्बनिक यौगिक से धात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया नहीं करता है। आगे, सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसे धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। मतलब जैसे लोहे पे जंग चढ़ जाता है, ज़्यादा दिन अगर किसी तांबे का बर्तन हो गया तो उस पर हरा हरा परत दिखेगा, तो वो सब क्या है, वो प्रकृति के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो क्षरण हो रहा है, उसका संक्षारण हो रहा है। ठीक है, ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकृत करने से सुरक्षित रखती है। मतलब ये परत एक हिसाब से उसको बचाता भी है। क्यों, कैसे बचाता है, जरा सोचिए। क्योंकि लोहा तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, परंतु लौह ऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है।
वैसे ही एल्युमिनियम तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, परंतु एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। तो जो परत बाहर से आ गया वो क्या कर देता है, लोहा, अंदर के लोहा और बाहर के ऑक्सीजन का संपर्क क्या कर दिया, तोड़ दिया। मतलब अंदर के धातु और बाहर का हवा, ये दोनों का संपर्क तोड़ दिया। कौन, उसी धातु का ऑक्साइड। तो थोड़ा सा क्षरण हुआ और अंदर वाला बच गया, ठीक। परंतु अगर वो नहीं होता, वो भी करता, तो वो अंदर 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 तक करते चल जाता और पूरी तरह से धातुओं को क्या कर देता, समाप्त कर देता। तो गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लौह चूर्ण डालते हैं तो वह तेजी से जलने लगता है। और कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन गर्म धातु कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। और सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो जो अभिक्रिया करते हैं उसी के हिसाब से अभिक्रियाता श्रेणी बनाया जाता है। अब यहाँ पे एक आपको बहुत ही छोटा सा टॉपिक डब्बे के रूप में दिया गया है, ये चीज़ आपसे पूछा जाएगा। क्या है, एनोडीकरण। अब एनोडीकरण क्या होता है ये चीज़ जान लें। एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत, मतलब एल्युमिनियम का छड़ लिए उस पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा के एल्युमिनियम का ऑक्साइड उस पर परत बनाने की प्रक्रिया को, या किसी धातु पे एल्युमिनियम का हम क्या कर दिए, परत लगा दिए, तो अब क्या होगा, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड का चूंकि परत लगाए हैं, और हमें पता है एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या करेगा, बाहर के ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेगा, तो अंदर वाला धातु बचा रह जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। तो पेंट में ये सब की मात्रा होती है, वो ऑक्साइड होता है वास्तव में, ताकि वो क्या कर देता है, एक परत बना देता है और वायु से उसका संपर्क तोड़ देता है, जिससे हमारा धातुएं बच जाती है संक्षारण होने से। तो एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है एनोडीकरण। वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। मतलब आप जरा सोचिए, पहले भले ही वो बर्बाद किया, ठीक, संक्षारित हुआ, परंतु बाद में वही उसकी सुरक्षा कर रहा है, ठीक। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम को एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर, एनोड क्या है, तो बैटरी के धन ध्रुव से अगर जोड़ते हैं तो उसे हम एनोड कहते हैं, और बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं तो उसे हम कैथोड कहते हैं। तो विद्युत अपघटनी विधि में एनोड और कैथोड का निर्माण किया जाता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तथा विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है, और इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंग कर एल्युमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती है। इसलिए बहुत सारा को देखेंगे कि एल्युमिनियम जैसा चमकते रहता है, ठीक, वो कचकारा कराता है, अंदर से शीशा कराता है, परंतु उसके ऊपर क्या कर देते हैं, हाँ ऐसा नहीं, वो तो उसको पेंट करते हैं उसको सुंदर दिखने के लिए, परंतु बहुत सारे लोहा का बनावल जाता है और उस पर क्या करते हैं, वो स्टील जैसा चमकते रहता है, ठीक। तो उसके पीछे हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एल्युमिनियम का परत, श्वेत परत चढ़ा देते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड का, जिससे क्या होता है, वो जंग लगने से बच जाता है। जैसे मोटरसाइकिल का जो धुआं फेंकने वाला है, वहाँ पे बहुत चमकीला दिखेगा, वो रहता तो लोहा का, परंतु उसके ऊपर परत चढ़ावल रहता है ताकि उसमें जंग ना लगे। तो ऐसे बहुत जगह पे हैं जो यंत्र बनाए जाते हैं, उसके ऊपर से क्या कर दिया जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का परत चढ़ा दिया जाता है ताकि वो उसका संक्षारण ना हो। आगे अब हम आगे बात करते हैं। क्रियाकलाप के बाद देखे होंगे कि उन धातुओं के नमूने में सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, मैग्नीशियम धीमी अभिक्रियाशील है और सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है। लेकिन ऑक्सीजन में दहन करने से हमें जिंक, आयरन, कॉपर, लेड की अभिक्रियाशीलता का पता नहीं चलता। कुछ और अभिक्रियाओं को देखकर हम इन धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम बनाने का प्रयास करते हैं। धातुओं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, धातुओं का किससे अभिक्रिया देख रहे थे, ऑक्सीजन से देख रहे थे कि धातु ऑक्साइड कौन उभयधर्मी होता है और कौन धातु ऑक्साइड जल से भी अभिक्रिया कर लेता है। तो ये दो टॉपिक हम लोगों ने देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या है, कहते हैं कि इस अभिक्रिया में शिक्षक के सहयोग से आवश्यक है। आप थोड़ा प्रयोगशाला में जाकर ठंडे जल में आधे भरे बीकर के नमूने के छोटे टुकड़ों को अलग कर लें और कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करती है और कौन सी धातु गर्म जल से अभिक्रिया करती है, ये पहले निरीक्षण करें। और उसके बाद आरोही क्रम में सजाएं कि कौन अभिक्रिया तेज कर रही है और कौन धीमा कर रही है। क्या कोई धातु जल में आग भी उत्पन्न करती है? हाँ, जो पोटेशियम है वो क्या करेगा, जल में जैसे ही डालेंगे वो आग धुआं फेंके लगेगा, ठीक। थोड़ी देर बाद क्या कोई धातु जल में तैरने लगती है?
क्या जो धातुएं ठंड जल से अभिक्रिया करती है उन्हें बीकरों में डालिए, और जो गर्म जल से आधे भरे हुए हैं, जो धातुओं के गर्म, क्योंकि बहुत सारा चीज़ होगा जो गर्म जल से अभिक्रिया करेगा। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या अभिक्रियाएं हुआ है। अब आप कहिएगा कि हम तो अभिक्रिया किए नहीं, परंतु ये जो चैप्टर है वो एक्सपेरिमेंटली है, हमको अपने माइंड में वो चीज़ सोच के करना पड़ेगा कि ऐसा हम कर रहे हैं। जल के साथ अभिक्रिया करके धातु, याद रखें, हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड देता है। जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड देता है। तो धातु प्लस जल क्या बनाता है? धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। वहीं धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाता है। धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? धातु ऑक्साइड बनाता है। और धातु ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। जैसे हम लोग पिछली बार देखे हैं, सोडियम ऑक्साइड किससे? जल से अभिक्रिया करता था तो NaOH बनाता था। आगे, पोटेशियम एवं सोडियम जैसे धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं। याद रखें, ये आपसे पूछा जाता है, ठंडे जल के साथ कौन अभिक्रिया करता है? पोटेशियम और सोडियम। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा उष्माक्षेपी होती है। उष्माक्षेपी मतलब उष्मा निकलती है। किसके साथ अभिक्रिया करने पे? जल के साथ अभिक्रिया करने पर। इस उत्सर्जित हाइड्रोजन को तत्काल प्रज्वलित हो जाती है, मतलब जो हाइड्रोजन निकलता है वो अपने आप जल जाता है, और वो हाइड्रोजन जलता है, ना कि सोडियम और पोटेशियम जल रहा है। वो जल कौन रहा है? जो जल के साथ अभिक्रिया हुआ है सोडियम और पोटेशियम का, उसमें जो निकला है हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन जल रहा है, और तुरंत जल रहा है, क्योंकि उष्माक्षेपी है, उसी उष्मा को लेकर वो हाइड्रोजन जल जाता है। आगे यहाँ पे जो अभिक्रिया दिखाया गया है, पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया करके KOH H2 और उष्मीय ऊर्जा देता है, और ये H2 जो है वो उसी उष्मीय ऊर्जा से जल जाती है। और वहीं NaH2O के साथ अभिक्रिया करके NaOH बनाता है, और ये जो H2 है वो अपने ही उष्मीय ऊर्जा के कारण जल जाती है। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। याद रखें, सोडियम और पोटेशियम की अभिक्रिया तेज थी, परंतु कैल्शियम की अभिक्रिया क्या है? धीमी है। यहाँ उत्सर्जित उष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने से पर्याप्त नहीं है। मतलब वो जो हाइड्रोजन गैस है यहाँ पे हम इकट्ठा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ ये उष्माक्षेपी उतना ज़्यादा नहीं है, जिस कारण से इसको उस हाइड्रोजन को जलाने के लिए उष्मा प्राप्त नहीं होता है, इसलिए हाइड्रोजन गैस इकट्ठा किया जा सकता है। तो जैसे कैल्शियम H2O और CaOH2 प्लस H2, आप देखे होंगे गुब्बारा में बैलून में हाइड्रोजन जो भरता है वहाँ यही अभिक्रिया करते रहता है। वो क्या करता है? चूना गिराते रहता है, और उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन गैस भरा रहता है, वो बैलून में भर के देता है। चूँकि हाइड्रोजन गैस हल्का होता है तो वो ऊपर लेके उड़ जाता है। तो ऊपर उड़ने वाला जो बैलून होता है, जो स्पेशल बैलून में भरते हैं, तो वो ऊपर की ओर उड़ेगा, तो वहाँ पर यही अभिक्रिया होता है। मतलब वो बैलून वाला आदमी कैल्शियम को ही जल में मिलाते रहता है। आगे, क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया से उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। यानी ये जो पहले पूछा गया था कि कौन सा धातु जल में से अभिक्रिया करके तैरने लगेगा, तो वो कौन तैरेगा? कैल्शियम तैरेगा। और कौन लहकेगा? तो पोटेशियम और सोडियम लहक जाएगा। काहे लहकेगा? यहाँ पे पोटेशियम सोडियम की गलती नहीं है, ये सारे घटनाएं हो रही है जो हाइड्रोजन उत्पन्न हो रहा है उसके कारण। क्योंकि वो जल रहा है तो हाइड्रोजन जल रहा है, और ये जो तैर रहा है तो वो हाइड्रोजन के कारण तैर रहा है। ठीक है। आगे, मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, इसके लिए जल को क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा। परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। चूँकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं, अतः यह भी तैरने लगता है। यानी पोटेशियम सोडियम लहक जाता है जल में, और कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या करता है? तैरने लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस चिपक जाता है। एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, ये तीन को, अब एल्युमिनियम, आयरन, जिंक जैसे धातु वे न तो शीतल जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन भाप के साथ यह अभिक्रिया कर लेती है। भाप के साथ मतलब जल को गर्म करके हीट गैसीय रूप में लाएंगे, तब एल्युमिनियम और लोहा अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस देगा। तो लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। इसको जल में तुम डुबा के कितना भी दिन रख दो, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। आगे है
क्या होता है जब धातुओं को अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो पहले पार्ट में हमने क्या देखा, धातुओं का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। दूसरे पार्ट में क्या देखा, धातुओं का किसके साथ, जल के साथ अभिक्रिया। अब हम क्या देखेंगे, धातुओं का अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो कहता है धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन देता है, लवण और हाइड्रोजन देता है। लेकिन क्या सभी धातुएं इसी प्रकार की अभिक्रिया करती है, आइए पता करते हैं। तो धातुओं में क्या, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम के अतिरिक्त बाकी सभी धातुओं के नमूने एकत्र कीजिए। क्या कीजिए, सोडियम और पोटेशियम का एकत्र मत कीजिए, मतलब इसको अम्ल में मत डालिएगा, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम के अतिरिक्त सभी धातुओं को आप एकत्र कर सकते हैं और उन्हें रेगमाल से रगड़ कर, मतलब जिससे जंग छोड़ावल जाता है, उसको रगड़ लीजिए ताकि अगर ऑक्साइड परत जमा भी हो तो क्या हो जाए, वो खत्म हो जाए। अब सावधानी, सोडियम तथा पोटेशियम को नहीं लीजिए क्योंकि ठंडे जल के साथ वे तेजी से अभिक्रिया करते हैं, तो वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि अम्ल के साथ कर रहा है कि वो जल के साथ कर रहा है। अब नमूनों को अलग अलग तनु हाइड्रोक्लोरिक, तनु का मतलब होता है जल के साथ जो अम्ल को मिला के पतला कर देते हैं उसी को हम तनु अम्ल कहते हैं। तो तनु अम्ल को युक्त परखनली में डालिए और थर्मामीटर को परखनली में इस प्रकार लटका दें कि उसका बल्ब अम्ल में डूब जाए। बुलबुले बनने की दर का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए। कौन सी धातुएं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है और कौन धीरे अभिक्रिया करती है, इसे आप अवरोही क्रम में सजाएं। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन की अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। समीकरण, जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3। नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है, HNO3। एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, प्रबल ऑक्सीकारक जो हाइड्रोजन उत्पन्न होते हैं उसे ऑक्सीकृत करके जल बना देता है। क्या बनाता है, और नाइट्रोजन के साथ किसी ऑक्साइड N2O, NO, NO2 से अपचयित हो जाता है। मतलब इससे अपचयित होने का मतलब क्या है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अपचयित होने का मतलब इससे क्या है, ऑक्सीजन अलग कर देना, ठीक है। आगे है, लेकिन मैग्नीशियम एवं मैग्नीज तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस उत्सर्जित करते हैं। अब है, आप देखें कि जो बुलबुले की अभिक्रियाशीलता है वो मैग्नीशियम के पास सबसे ज़्यादा, एल्युमिनियम के कुछ कम, जिंक के थोड़ा कम और लोहा के सबसे कम है। इन चारों धातुओं का अगर प्रयोग में आप लिए तो इससे पता चलता है कि कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि कॉपर का तो बुलबुला ही नहीं बना। तो वो अब यहाँ पे एक और भी शब्द है, एक्वा रेजिया, ये पूछा जाता है। देखिए डब्बे में जो भी आता है ना वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, डब्बा वाला सब। तो यहाँ पे क्या है, एक्वा रेजिया। अब ये क्या होता है, तो रॉयल जेल का लैटिन नाम है, इसको रॉयल जेल भी कहते हैं एक्वा रेजिया को। इसमें क्या होता है, 3:1 में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र मतलब शुद्ध रूप में, ठीक है, उसमें पानी मिलाया गया नहीं है। तो कौन, 3:1 में ये पूछा जाता है एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का कितना अनुपात होता है। तो 3 चम्मच होता है, समझ लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 चम्मच होता है नाइट्रिक अम्ल। उसको मिला के जो अम्ल बनता है वो अम्लराज कहलाता है या एक्वा रेजिया कहलाता है। उसमें कोई भी चीज़ डालोगे, सोना भी डालोगे उसको भी गला देगा। यह गोल्ड को गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले क्षमता नहीं है कि वो एक्वा रेजिया भवक्ति द्रव होने के साथ प्रबल संक्षारक है, या उन अभिकर्मकों में से एक है जो गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने में समर्थ है। प्लेटिनम जो सबसे कठोर धातु है उसको भी ये गला सकता है। कौन, एक्वा रेजिया। यानी 3 चम्मच अगर डाल दो, क्या 3 चम्मच डाल दो उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 चम्मच क्या डाल दो, नाइट्रिक अम्ल, वो इतना खतरनाक बनेगा कि वो किसी भी चीज़ को डला। इसके लिए एक ऐसा भी एक्सपेरिमेंट के तौर पे माना जाता था कि अगर 1 बूंद एक्वा रेजिया आपके सर पे गिरा दिया जाए तो वो आपको पूरे चीरते हुए नीचे पहुंच जाएगा। मतलब 1 बूंद एक्वा रेजिया आपके अंदर इतने छेद कर सकता है जितना कोई बुलेट नहीं कर सकता है। अन्य धातुओं एवं लवणों के साथ के विलयन के साथ धातुओं कैसे अभिक्रिया करती है, इस पे बात कर लेते हैं। तो कॉपर का एक स्वच्छ तार लीजिए,
कॉपर का तार, तांबा का तार, आयरन का एक कील लीजिए, कील मतलब काटी ले लो, ठीक है। कॉपर के तार को परखनली में रखे आयरन सल्फेट के साथ और आयरन के कील को दूसरी परखनली में रखे कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाइए। तो आप देखेंगे कि वो दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या कर दिए हैं। तो 20 मिनट के बाद प्रेक्षणों का रिकॉर्ड कीजिए, आप किस परखनली में कोई अभिक्रिया हुई है इसका पता कीजिए। तो आप देखेंगे कि एक में अभिक्रिया हुई है, दूसरे में अभिक्रिया नहीं हुई है। तो किस में हुई है, चलिए हम देखते हैं। तो अभिक्रिया धातु अपने कम अभिक्रियाशील धातुओं को उसके यौगिक के विलयन से गलित अवस्था में विस्थापित कर देता है। पिछले खंड में हमने देखा कि सभी धातुएं अभिक्रियाशील समान नहीं होती। हमने ऑक्सीजन, जल और अम्ल ये तीनों से देखे चुके हैं। ऑक्सीजन, जल एवं अम्ल के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता की जांच की, लेकिन सभी धातुएं इन अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। इसलिए हम सभी धातुओं के नमूनों को अभिक्रियाशील के अवरोही क्रम में नहीं रख सके। अब अध्याय 1 के विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया याद कीजिए क्या था, एक मूलक दूसरे से छीन लेता था। अध्याय के वह धातुएं अभिक्रियाशीलता का उत्तम प्रमाण प्रस्तुत करता है। इसे समझने के लिए आप ए और बी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है सक्रियता श्रेणी। तो यहाँ पे ए और बी क्या है कि धातु ए बी का लवण विलयन बनाता है, तो अब क्या हो जाएगा, धातु ए का लवण विलयन हो जाएगा और धातु बी स्वतंत्र हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो लवण विलयन था, लवण था, वो धातु ए छीन लिया है, ठीक है। अब है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता की अवरोही क्रम में विस्थापित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोग के बाद आपको यह आसानी से पता चल गया है कि कुछ धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती है और कुछ धातुएं कम। तो क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को अवरोही क्रम या आरोही क्रम में सजाना सक्रियता श्रेणी कहलाता है। और इसको हम इस रूप में सजा सकते हैं, काना का मांगे आला, जिनके फ्रेंड सन प्रभु हैं, कौन होगा आगे और। तो ये आपके अभिक्रियाशीलता श्रेणी को याद करने का, काना मतलब के से पोटेशियम, Na से सोडियम। तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रतिक्रिया कौन देता है, काना, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम और मैग्नीशियम, का मांगे, आसानी से याद हो जाए, काना का मांगे आला, आला, आला का मतलब एल्युमिनियम। जिनके फ्रेंड सन, जिनके जेडन, फ्रेंड Fe, सन Sn, सन प्रभु हैं Pb, हैं H से हाइड्रोजन, कौन होगा Cu से कौन, Hg से होगा, Ag आगे और, मतलब जिसके फ्रेंड सन प्रभु जी हैं उससे कौन आगे होगा। तो इस हिसाब से आप इस अभिक्रियाशीलता श्रेणी को याद कर सकते हैं। काना का मांगे आला ये अधिकतम अभिक्रियाशील है, जिनके फ्रेंड सन प्रभु हैं ये मध्यम क्रियाशीलता है, और कौन होगा आगे उसके ये सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो अगले पार्ट में हम लोग धातुओं और अधातुओं की कैसी अभिक्रियाशीलता ये देखेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रख दिया जाता है, क्योंकि सोडियम जल से अभिक्रिया कर लेता है इसलिए, और सोडियम जल के साथ आग पकड़ लेता है, इसलिए हम क्या करते हैं उसको केरोसिन में रखते हैं, क्योंकि केरोसिन कार्बनिक यौगिक है और कार्बनिक यौगिक के साथ सोडियम अभिक्रिया नहीं करता है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखे। भाप के साथ आयरन मतलब Fe प्लस H2O क्या बनाएगा, तो ये Fe2O3 प्लस H2 बनाएगा, ठीक है। जल के साथ मैग्नीशियम या कैल्शियम या पोटेशियम तो क्या बनाएगा, Ca प्लस H2O बनाएगा CaOH का ट्वाइस प्लस H2। वैसे ही पोटेशियम तो KOH बनाएगा और प्लस H2 बनाएगा। तो आप आसानी से आगे यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया दिया गया। अभिक्रिया धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक में डालने पे आप आसानी से इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को, इन प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। तो अगले पार्ट में हम लोग धातु और अधातुओं की अभिक्रियाशीलता पे बात करेंगे। आज हमने धातुओं की रासायनिक गुणों को देखा। गुड लक, फिर मिलेंगे अगले पार्ट।